हेलो एवरीबॉडी। ओके, तो ये जो आज का क्लास है ये आपका 10th स्टैंडर्ड का इंट्रो क्लास रहेगा फॉर बायोलॉजी। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। मोस्टली अपने जो वाइब्रेंट के बच्चे पहले से हैं उनको ये जनरल आइडिया रहता है कि हम बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री इसको कैसे अलग अलग समझते हैं। बट एज सच बायोलॉजी भी अगर हमें समझना है तो हम ये वर्ड को अगर दो में तोड़ देते हैं, एक हो गया अपना बायो और दूसरा लॉजी, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फाइन। फर्स्ट अपन ये समझते हैं ये लॉजी करके जो वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ ना। आपने ये लॉजी वर्ड काफ़ी सारे वर्ड्स के पीछे लगा हुआ देखा होगा। इंग्लिश में हम ये कहते हैं कि भाई ये सफिक्स है, मतलब एक ऐसे वर्ड जो दूसरे वर्ड्स के पीछे लगता है। तो एक लॉजी, ये आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा होगा, ठीक है। जियोलॉजी ये भी सुना होगा, आपको ऑलरेडी ये आता है। तो जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में ये जो लॉजी कॉमन आ रहा है, तो लॉजी होता क्या है? लॉजी इज़ टू स्टडी। किसी भी चीज़ की जब स्टडी होती है तो उसको हम कहते हैं लॉजी। तो अब हम पढ़ क्या रहे हैं पर्टिकुलरली इसमें? तो बायो। बायो का मतलब क्या हो गया? बायो मीन्स लाइफ। सो व्हाट इज़ बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग थिंग्स हो गया अपना बायोलॉजी। ओके, फाइन। तो आज की क्लास में लेट अस हैव अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि हम 10th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं और उन चैप्टर से हमें क्या सीखने मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में ये बिठा लूँ कि हम ये जो पढ़ रहे हैं मार्क्स के लिए नहीं पढ़ने वाले। हम पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई पहले से हमें पता नहीं है और अपने को एक मौका मिला है कि हम सीखें कि भाई कैसे कुछ चीज़ें होती है। तो उस एंगल से आपको ये चीज़ें पढ़नी है। कोई भी आपको इस बारे में फिर डाउट्स आए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, फाइन। तो एज सच 10th स्टैंडर्ड में इस पर्टिकुलर बायोलॉजी वाले सेक्शंस में कौन से चैप्टर्स आते हैं, लेट अस सी। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम बायोलॉजी में ले लेंगे दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। ये आपका 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, ये जो नाम दे दिया भाई लाइफ प्रोसेस, इससे आप क्या समझ सकते हो? प्रोसेस मतलब कोई भी ऐसा डिफरेंट चीज़ें जो एक साथ होती हैं। ठीक है, दो तीन चीज़ें जब एक साथ होकर कुछ और चीज़ें क्रिएट करती है या फिर कुछ काम करने में हेल्प करती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या हो गया? लाइफ प्रोसेस, दीज आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, मतलब आपके बॉडी के जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स विच हेल्प एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। मतलब क्या? कोई भी लिविंग थिंग में जो कुछ भी ऐसी अलग अलग चीज़ें हो रही है उसके बॉडी के अंदर जो उसको ज़िंदा रखने के लिए हेल्प करती हैं, उनको हम कह देते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है ना। एज सच बायोलॉजी आपके जो बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये एक चैप्टर में ख़त्म कर दिया है। बट क्योंकि हम वाइब्रेंट क्लासेस में थोड़ा और डिटेल में हम हर एक चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें हो रही है, थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। तो इसलिए हम इस लाइफ प्रोसेस को बांट देते हैं 4 अलग चैप्टर्स में। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें भी ये अलग 4 अलग टॉपिक्स अंदर दिए हैं, बट हम इसको 4 अलग चैप्टर्स में बांट लेंगे। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में पहला जो हम चैप्टर देखने वाले हैं दैट इज़ न्यूट्रिशन। फिर आ जाता है आपका रेस्पिरेशन, देन यू हैव ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्टली एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं भाई A B C D, बट
हम वाइब्रेंट क्लासेस में वी विल बी सीइंग कि ये अलग चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि भाई न्यूट्रिशन जो चैप्टर है इसमें हम क्या सीखने वाले, मतलब इस चैप्टर से हमें क्या सीखने मिलता है। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो क्या होता है न्यूट्रिशन, और इस चैप्टर में इस 10th स्टैंडर्ड में हम क्या क्या सीखेंगे। तो हम न्यूट्रिशन मतलब क्या, बॉडी को खुराक देना, जो न्यूट्रिएंट्स जो हम वर्ड सीखते हैं, न्यूट्रिएंट मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम खाना कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स में ये कैसे होता है। प्लांट्स को जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है उनके बॉडी के लिए वो उनको कैसे मिलती है, वो इस चैप्टर में देखा जाएगा, न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स वो कैसे बनाती है अपना खाना, ठीक है, तो इसको आप खाना समझ सकते हो। तो न्यूट्रिशन, खाना प्लांट्स का कैसे बनता है। तो जैसे हमको भाई खाना पकाना पड़ता है, तो क्या प्लांट खाना पकाता है, क्या वो कहीं से ख़रीद के लाता है खाना, नहीं, वो खुद का खाना खुद बनाना जानता है। तो ऐसा जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ये हम इसको नाम दे देते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो वर्ड आपने ये पहले भी सुना होगा ऑटोमेटिक, उस वर्ड से आप समझ सकते हो कि भाई ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या, प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेती हैं, ठीक है। जब हम ये इस चैप्टर पे देखेंगे, न्यूट्रिशन चैप्टर में देखेंगे, तो हम डिटेल में देखेंगे कि ये खुद अपना खाना कैसे बना लेती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जैसे मम्मी को हम ऑटोट्रॉफिक कह सकते हैं, मम्मी अपना खाना खुद बना लेती हैं, बट ख़रीद के लाना पड़ता है ना, आटा बेसन ये सब खरीदना पड़ता है ना, प्लांट को ये सब नहीं खरीदना पड़ता। वो जहाँ लगा है प्लांट, जहाँ पौधा गड़ा है, वहीं के वहीं वो खुद का खाना बना लेता है, ठीक है। हमको, मम्मी को भी खाना बनाना आता है, बट वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, वो खाना जो लेके आती है उसको बस कुक करती हैं, जबकि प्लांट्स वो खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ये किस प्रोसेस से होता है। तो प्लांट्स में एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस। तो इस चैप्टर, न्यूट्रिशन चैप्टर में हमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है ये हम डिटेल में समझेंगे। एंड इसमें होगा क्या, यूजिंग सनलाइट प्लांट्स ग्लूकोज बना सकती हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बाय फोटोसिंथेसिस, यूजिंग सनलाइट, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, ओके फाइन। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन का टाइप होता है उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हाँ, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे फिर और भी अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं, बट अभी के लिए हम बस इतना समझते हैं कि भाई हेटेरोट्रॉफिक मतलब दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, उनको कोई और लिविंग थिंग को खाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब जो घास फूस खाते हैं वो प्लांट खाते हैं, और जो कार्निवोर होते हैं तो वो हर्बीवोर को खा लेते हैं, ठीक है। बट ये खुद अपने बॉडी में खुद का खाना नहीं बना सकते, फाइन। तो इसमें, इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम इस सेक्शन में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। याद करो हमने क्या कहा कि भाई ये न्यूट्रिशन खुद एक टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का। तो द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इज़ न्यूट्रिशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई हम जो खाना खाते हैं वो बॉडी कैसे उसको डाइजेस्ट करती है, मतलब जो आपने खाना खाया उसको तोड़ के उसको यूज़ करने लायक कैसे बनाती है, ये हम पढ़ेंगे डाइजेशन में, जो खुद एक पार्ट है न्यूट्रिशन का। तो इस चैप्टर में वी विल अंडरस्टैंड कि भाई अपना खाने का डाइजेशन कैसे होता है, ये हम समझेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। सॉरी, तो रेस्पिरेशन, फाइन। अब अपने को खाना डाइजेस्ट करना है, बट वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए अपने को चाहिए एनर्जी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एज सच हमें बताती है कि हमें बॉडी में एनर्जी कहाँ से मिलता है, खाने को यूज़ कैसे करते हैं हम, हाउ वी गेट
एनर्जी फ्रॉम फूड। जो आपने खाना खा लिया उसको डाइजेस्ट कर लिया, मतलब उसको तोड़ के उसको काफ़ी सिंपल बना लिया, बट अब उसमें से आप एनर्जी कैसे बनाते हो ये हम सीखेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सेम इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये रेस्पिरेशन सेम रहता है, बट इसके जो टाइप्स जो हम पढ़ेंगे तो दो टाइप हो जाते हैं। एक हो गया अपना एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया अपना एरोबिक रेस्पिरेशन। यह शायद अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि भाई एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब खाने को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। ये इस टाइप का रेस्पिरेशन मोस्टली काफ़ी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है। बाकी प्लांट्स, एनिमल्स और इवन हम करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फाइन। नाउ इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें इतना तो समझ आएगा कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और ये बॉडी में किस जगह पे होगा कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। तो ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ना कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ग्लूकोज आके पहुंचता है, फिर वहाँ पे उसको रिएक्शन करा के उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और इसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि हम कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम जो सिस्टम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आ गया है भाई, आपके लंग्स और नोज़ और ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी कह सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हवा बॉडी के अंदर जो हम लेते हैं वो कैसे लेते हैं, वो बॉडी के अंदर आने के बाद वापस बाहर जाने में क्या क्या डिफरेंसेस आ जाती हैं, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। ओके फाइन। नेक्स्ट वी आर सीइंग ट्रांसपोर्टेशन। नाउ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गया। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भाई हम जो बात करते हैं ना हार्ट, ठीक है, तो हार्ट के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे, बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ों को अपने जगह से कोई और जगह तक लेके जाना, ये हो गया ट्रांसपोर्ट। तो प्लांट्स में कौन सी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सोचो थोड़ी देर, अगर आप चाहो तो पॉज करके एक बार सोच लो। फाइन, दो काफ़ी सिंपल चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है प्लांट में। एक हो गया अपना वाटर का ट्रांसपोर्ट। ना आपको पता होगा कि भाई पानी हम पेड़ के रूट्स पे मतलब जड़ पे देते हैं, बट पानी को पहुंचना पड़ेगा ना हर एक जगह पे, प्लांट के पत्तों तक, ऊपर तक, चोटी तक भी पहुंचना पड़ेगा। तो प्लांट्स में वाटर का अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का एक सिस्टम होता है। वो क्या होता है हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में इन प्लांट्स। इसके अलावा और क्या ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है प्लांट्स के बॉडी के अंदर, फूड। ठीक है, ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि भाई फोटोसिंथेसिस के वजह से लीव्स में फूड बन जाता है। ठीक है, तो अब फूड लीव्स में बन गया, बट रूट्स को भी तो खाना चाहिए, क्योंकि जो भी लिविंग पार्ट ऑफ द बॉडी है सबको चाहिए खाना, राइट। तो फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब एनिमल्स में किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट चाहिए, एनिमल्स में वी नीड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर, बट ये दोनों चीज़ें करने के लिए अपने पास क्या क्या सिस्टम्स अवेलेबल है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, समझ लो, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए फॉर ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स ऑल्सो, बट अपने पास इसके लिए सिस्टम क्या है वो हम समझते हैं यहाँ पे। तो द सिस्टम्स दैट वी हैव आर योर ब्लड, लिम्फ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई आपका ये
आर्टरीज, वेन्स जिसमें ब्लड एंड लिम्फ का फ्लो होता है, लिम्फेटिक वेसल्स, ये सब कैसे हैं, कहाँ पे है, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। बट इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो अपने पास एक पंप है जो ब्लड को सब जगह पंप करता है, पर्टिकुलरली हम इस चैप्टर में हार्ट कैसे काम करता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हम इसमें हार्ट कैसे काम करता है वी विल अंडरस्टैंड दिस, ओके। इसका आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, पता लगाओ, ये शायद नहीं, आपने ये कंफर्म पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में कि वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के पास कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है। आज का होमवर्क है, पता लगाओ, ठीक है। एंड वापस बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो रहेगा वो है हार्ट। हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, वो कैसे काम करता है, वी विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट, एक्सक्रीशन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बॉडी में जो वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, बॉडी का जो वेस्ट जनरेट होता है उसको बाहर निकालने का क्या प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में, ठीक है। एक्सक्रीशन एज सच, पहले अगर हम एनिमल्स में देखें तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किडनीज के बारे में, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किडनी अपने ब्लड को फिल्टर करती है और उसमें से सारा वेस्ट निकालती है, तो वो कैसे निकालती है वो फंक्शन हम देखेंगे इस चैप्टर में। प्लांट्स में आप बताओ भाई, प्लांट सुसु जाता है, जाता नहीं जाता है, मैंने तो नहीं देखा, तो उनके बॉडी में वेस्ट जनरेट नहीं होता है क्या, होता है। तो हम ये भी देखेंगे कि प्लांट्स में वेस्ट निकालने का क्या प्रोसेस रहता है, वी विल अंडरस्टैंड दिस। इसकी काफ़ी अलग अलग मेथड्स है, बट कुछ मेथड्स हम प्लांट्स का देखेंगे। बट अभी के लिए हम बस ये समझ लेते हैं कि प्लांट्स में एक कॉमन मेथड जो वेस्ट निकालने का है, स्टोरेज। तो स्टोरेज से वेस्ट कैसे निकलेगा, तो पुराने पार्ट्स जो प्लांट के होते हैं जो गिर जाते हैं ना, जो पुराने पत्ते गिरते हैं, तो वो सब क्यों गिरते हैं, क्योंकि प्लांट के पास ऐसे वेस्ट निकालने के लिए किडनी जैसा स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो वो क्या करता है, अपने ही बॉडी के पुराने पार्ट्स पे वेस्ट स्टोर करता है और फिर वो पार्ट उस प्लांट से गिर जाता है, तो इसलिए प्लांट्स के ऐसे पत्ते जड़ते हैं, ठीक है। फाइन, तो ये है अपना फर्स्ट लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर को हमने बांट के 4 अलग सेक्शंस में रख लिया है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये था अपना लाइफ प्रोसेस में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, एक इंट्रो देखा है, ठीक है। अब 10th स्टैंडर्ड में ही आपके पास और कौन से चैप्टर आ जाते हैं, तो अपना अगला चैप्टर जो है दैट इज़ योर, यहीं पे लिख लेते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बायोलॉजी का जो नेक्स्ट चैप्टर रहता है इन केस ऑफ 10th स्टैंडर्ड, ये है अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखते हैं, अब ठीक, अपन ने अभी तक देखा कि लाइफ प्रोसेस में ये मतलब इतने सारे अलग अलग चीज़ें हो रही होती है, और जैसे हमने डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस देखा कि भाई ये सब चीज़ें बॉडी में होना काफ़ी ज़रूरी है, अगर ये सब चीज़ें अगर बॉडी में नहीं हो रही देन अपनी बॉडी इट कैन नॉट स्टे अलाइव, आप जिंदा फिर कंटिन्यूस नहीं रह सकते। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और कब कौन सी चीज़ होनी चाहिए, मतलब कब कौन सा प्रोसेस चलना चाहिए, ये कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो अपना बॉडी का सिस्टम है वो हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। मतलब अभी तक तो आपको आइडिया आ गया होगा कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अगर हम एनिमल्स में देखा जाए तो वी विल स्टडी नर्वस सिस्टम, इसमें हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में पर्टिकुलरली हम जो देखेंगे कि भाई ये नर्वस सिस्टम का एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है दैट इज़ योर न्यूरॉन पर्टिकुलरली। तो आपने ये सेल्स वाले चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि भाई न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम थोड़ा वापस ब्रीफ में देखेंगे, एंड न्यूरॉन का फंक्शनिंग आपने 9th वाले चैप्टर में स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक समझ लिया होगा, बट न्यूरॉन का फंक्शनिंग कैसे होता है, वो सिग्नल कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ये हम समझेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा वी विल लुक इनटू ब्रेन,
हम ब्रेन के बारे में थोड़ा सीखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा ब्रीफली सीखेंगे, बट ब्रेन स्पेसिफिकली अपना काम कैसे करता है। एंड जैसे कि हम जानते हैं ब्रेन इज़ व्हाट कंट्रोल्स अवर एंटायर बॉडी, तो ये पार्ट हम देखेंगे। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, इन केस ऑफ एनिमल्स देखा जाए तो एक और सिस्टम है जो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंदर ही आता है, कॉल्ड एज हार्मोनल। हॉर्मोन्स ये होते हैं कुछ केमिकल्स, ये हो गया अपना हार्मोनल सिस्टम। ये होते हैं कुछ केमिकल्स जो बॉडी के कुछ ऑर्गन्स सिक्रीट करते हैं बॉडी को कंट्रोल करने में। तो इस हार्मोनल सिस्टम में हम ये देखेंगे कि भाई बॉडी में कौन से अलग अलग ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स मतलब एक ऐसा ऑर्गन जो हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो कौन से ग्लैंड्स है और उनके अलग अलग सिक्रीशंस क्या है, वो ऐसी क्या चीज़ें सिक्रीट करती हैं, सिक्रीशंस क्या, वो ऐसी क्या चीज़ें सिक्रीट करती है और वो किधर जाके एक्ट करती हैं और उनके एक्शन की वजह से बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, वो हम देखेंगे नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम में, ठीक है, फाइन। अब एक क्वेश्चन आज के लिए, क्या प्लांट्स में ऐसा कुछ होता है, नर्वस सिस्टम प्लांट्स में होता है, उनके पास ब्रेन होता है, क्या उनको चाहिए कोई नर्वस सिस्टम, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है क्या, वो तो कहीं नहीं जाती, तो उनको ये सब करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो उनको ये चैप्टर में हमको कुछ बात करने की है नहीं ना, नहीं। इन केस ऑफ प्लांट्स ऑल्सो अपने पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अब ये थोड़ी सोचने की बात है, ना तो वो चलते हैं ना बोल सकते हैं, तो उनको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए, फाइन। तो पहले हम समझते हैं कि भाई आपने ये तो देखा होगा कि प्लांट्स दे ग्रो टूवर्ड्स लाइट, मतलब दे कैन रिएक्ट, रिएक्शन टूवर्ड्स लाइट है। अगर आप चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट कर लो, घर में गमला वमला हो तो गमले को साइड में गिरा दो, तोड़ना मत, ठीक है, गमले को साइड में गिरा दो और थोड़े दिन ऐसे ही रखो, तो मतलब फिर प्लांट क्या टेढ़ा, मतलब हॉरिजॉन्टल उगता है क्या प्लांट, या फिर वापस वर्टिकली उगने लगता है, मतलब सॉरी, प्लांट तो फिर भी वर्टिकल ऐसे ऊपर ही जाएगा ना, टूवर्ड सनलाइट ही ग्रो होगा। वो जैसे आपने गमला अगर साइड में गिराया, सपोज गमला ऐसा था आपका और आप ये पौधा पहले ऐसे उग रहा था, तो आपने गमला फिर ऐसे साइड में गिरा दिया, तो क्या प्लांट अब ऐसे उगेगा और ऐसे ही उगता रहेगा, नहीं। आप नोटिस करोगे कि भाई आपने भले गमला फिर ऐसे ही रखा हो, वो खुद ऐसे मुड़ के ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है। तो ये क्या है, मतलब प्लांट रिएक्ट कर पा रहा है किसी चीज़ के तरफ, तो ये करने के लिए वो उसके बॉडी में क्या क्या चीज़ें हो रही है ये भी हम पढ़ेंगे। ये हो गया अपना प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम सीखेंगे कि भाई प्लांट्स लाइट के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। इसके अलावा और क्या देखेंगे, वी विल ऑल्सो सी रिएक्शन टूवर्ड्स टच। नाउ ये सारे प्लांट्स में ये वाला रिएक्शन नहीं होता है, बट इन सम प्लांट्स, आप ये टाइम मिले तो सर्च कर लो, एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसका नाम है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका इसका साइंटिफिक नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया इसका टच मी नॉट प्लांट। ये प्लांट थोड़ा शर्माता है, ठीक है, अगर इसके आप लीव्स को छूओगे ना तो इसके लीव्स सिकुड़ जाते हैं। यूट्यूब पे ये हो तो वीडियो देख लो कि भाई ये प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको छूने से वो रिस्पॉन्ड करता है, सारे प्लांट्स नहीं कर पाते बट ये कर पाता है। तो ये कैसे करता है ये हम देखेंगे इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में। तो इनमें ये प्रोसेस कैसे होता है, हाउ दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ ब्रॉट। इसके अलावा भी वी विल लुक इनटू अदर, इसके अलावा जो अदर कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है प्लांट्स में। फॉर एग्जांपल रूट्स क्यों ज़मीन के अंदर की तरफ ही ग्रो करती है, ऊपर की तरफ आसमान की तरफ क्यों नहीं ग्रो करती, और उनको पता कैसे चलता है कि भाई ज़मीन नीचे की तरफ ही है। आप बीज तो कैसे भी बोल सकते हो, फिर भी उसके रूट्स नीचे ही क्यों जाते हैं, ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। ऐसा अभी एक समझा देता हूँ, इन प्लांट्स कंट्रोल and coordination
is due to hormones. प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, प्लांट्स में सिर्फ हार्मोन्स मतलब कुछ केमिकल्स के सिक्रीशन की वजह से ही ये सारा प्रोसेस कंट्रोल होता है। ये हम डिटेल में देखेंगे इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, ठीक है। ओके फाइन। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा चैप्टर आ जाता है अपना, तो नेक्स्ट चैप्टर दैट वी हैव इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हमें इतना तो पता है ऑलरेडी कि आप कोई भी लिविंग थिंग ले लो तो उसका एक प्रॉपर्टी जो उसको लिविंग थिंग घोषित करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि भाई इट कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब क्या, वो खुद का एक कॉपी बना सकता है, नॉट एग्जैक्ट एकदम डिट्टो नहीं, बट उसी प्रजाति का और एक इंडिविजुअल इट कैन प्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन, तो ये प्रोसेस ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि बैक्टीरिया में, ईस्ट में, ठीक है। एंड मोस्टली बैक्टीरिया, ईस्ट, इन सब में जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड इसका ऑपोजिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके डिफरेंसेस क्या होते हैं वो भी हम इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, इसमें देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, सिंपल ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। हाइड्रा ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप जितनी बार काटोगे ना, उसके जितने पार्ट्स बनेंगे ना, वो उतनी बार एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हाइड्रा का स्ट्रक्चर लगभग कुछ ऐसा होता है, फ्लावर वास की तरह होता है, तो अगर मैंने इसको ऐसे यहाँ से काट दिया, अब इससे होगा क्या, ये वाला एक कंप्लीट हाइड्रा बनाएगा, इससे एक कंप्लीट हाइड्रा बनेगा और इससे भी एक कंप्लीट हाइड्रा बन जाएगा। मतलब इसको काट के आप नहीं मार सकते, आप जितनी बार काटोगे जितने पीसेस बनेंगे उसके, वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक कंप्लीट अलग ही अपना एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये कैसे होता है, एंड हाइड्रा में और भी क्या क्या मेथड्स है रिप्रोडक्शन के, ये हम देखेंगे इसमें। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि भाई हम तो नहीं कर सकते, तो ये कैसे कर पा रहा है ये भी हम देखेंगे, बट इसका डिटेल हम देखेंगे जब आप हायर क्लासेस में आ जाओगे। फॉर एग्जांपल 11th में जब आओगे तो डिटेल में हम समझेंगे कि ये कैसा होता है। अभी के लिए हम देखेंगे कि हाइड्रा में ये प्रोसेस होती है और क्या अलग अलग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ये कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन। ओके, तो प्लांट्स में मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, ये हम देखेंगे। और मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स मिलकर जो सीड्स बनती है। ओके, अगर आपको अभी तक गैमेट्स क्या पता नहीं चल रहा है तो डोंट वरी, हम आगे जैसे इस चैप्टर पे आएंगे तो वी विल स्टडी इट इन डिटेल, ठीक है। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का मिलकर जो ये सीड बनता है, तो एक सीड क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर सीड से, सीड मतलब क्या हो गया अपना दाना, तो एक दाने से कंप्लीट पौधा कैसे उगता है ये भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। लास्टली एनिमल्स में हम पर्टिकुलरली देखेंगे ह्यूमंस का, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम मेल ऑर्गन्स, तो ह्यूमन मेल में जो जो ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन होते हैं वो कौन से हैं, एंड देन फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। एंड देन मेल गैमेट्स जिसको हम कहते हैं स्पर्म्स, एंड फीमेल गैमेट जिसको हम कहते हैं ओवम। तो ये दोनों मिक्स होके बनता है एक बेबी, बट ये ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। तो ये बनने का जो प्रोसेस होता है, जो बेबी बनने का जो प्रोसेस होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ होके एक जो सेल बनता है, उस सेल से एक कंप्लीट बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंड पर्टिकुलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा ज़्यादा फोकस करके हम वी विल स्टडी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी इजी रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा डिटेल में हमें समझना रहेगा।
ओह सॉरी, आपको शायद दिखा नहीं, वापस बता देता हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी सिंपल रहेगा कंपेयर्ड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इस चैप्टर में वी विल सी कि मेल गैमेट जिसको हम कहते हैं स्पर्म्स एंड फीमेल गैमेट जिसको हम कहते हैं ओवम, इन दोनों के फ्यूजन से एक सेल बनता है जिसको हम कहेंगे जाइगोट। आप आगे पढ़ोगे और फिर उस जाइगोट का डेवलपमेंट होके एक कंप्लीट बेबी बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट अगला चैप्टर जो है दैट इज़ योर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? फाइन, तो इसके पहले वाले चैप्टर में आई थिंक आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि वी आर गोइंग टू स्टडी रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख रहे हो कि भाई आप काफ़ी सिमिलर होंगे, आपके फेस के जो फीचर्स है काफ़ी सिमिलर होंगे टू योर पेरेंट्स। तो वो क्यों सिमिलर है? मतलब ऐसी कोई चीज़ है आपके पेरेंट्स में से, ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी वो आपके बॉडी में ट्रांसफ़र हुई है। तो वो कैसे होता है दैट वी विल अंडरस्टैंड इन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है। तो इसको जो हम नाम देते हैं कि ऐसे कुछ कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होती है उन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ये हम पढ़ेंगे इस हेरिडिटरी एवोल्यूशन में। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि भाई मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड ये जो अलग अलग सेक्सेस बनते हैं तो ये बनने का प्रोसेस क्या रहता है। तो हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। ओके, फिर इसी चैप्टर में जो एवोल्यूशनल पार्ट है उसमें हम समझेंगे कि एक बाबा थे कॉल्ड डार्विन, चार्ल्स डार्विन हम जिसे कहते हैं। तो उनका एक थियरी है नेचुरल सिलेक्शन करके, सॉरी तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है? अब इसमें पर्टिकुलरली हम ये समझते हैं कि भाई अगर रिप्रोडक्शन के वजह से यू हैव फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी बनने का तो हमें समझ आ जाएगा यहाँ तक जब हम पढ़ेंगे, फाइन। बट क्या हमें धरती पर जो भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं सब सेम है? नहीं। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे आए वो हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन वाले पार्ट में। और हम ये भी देखेंगे कि भाई जो हमें कहा जाता है कि बंदर से इंसान आए तो क्या वो सच है, वो हम समझेंगे इसमें। तो इसको हम कह रहे हैं ह्यूमन एवोल्यूशन। फाइन, नेक्स्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी रहेगा। इसमें हमारा हिस्ट्री क्या है ये हमें समझने में आएगा कि हम ह्यूमंस आए कैसे। ओके, नेक्स्ट आवर एनवायरनमेंट। हाँ, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि भाई हम जहाँ भी रह रहे हैं तो उसके आजू बाजू जो भी चीज़ें होती है उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। अब हम जिस जगह पे रहते हैं तो हम जिस जगह में रह रहे हैं उसमें जो भी चीज़ें आ जाती हैं उन सबको मिलकर हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट। तो अभी अगर आप घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हो तो करंट एनवायरनमेंट आपका क्या हो गया, आपका जो रूम, और इस एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा, आपके आजू बाजू में जो भी चीज़ें हैं वो सब इस एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली हम आर एनवायरनमेंट में क्या पढ़ेंगे, तो हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हम देखेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड में जो अलग अलग डिफरेंट एनवायरनमेंट्स मिलते हैं हमको, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सब मिलकर जो एक कंप्लीट बड़ा इकोसिस्टम बनता है वो हम पढ़ेंगे।
विद इन दिस चैप्टर ऑफ आर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसमें एक तो हम ये देखेंगे कि भाई डिफरेंट एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, कौन किसको खाता है, एनर्जी किस जगह से किस जगह किस एनिमल से किस एनिमल में ट्रांसफ़र होती है, तो उसको हम जो फूड चेन कहते हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फाइन। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे फैक्टर्स और स्पेसिफिकली हाउ वी आर अफेक्टिंग इकोसिस्टम। हम इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो अब तक आई थिंक आपको समझ आएगा कि इकोसिस्टम में हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई एक अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट ले ले तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ और उसके साथ जो भी लिविंग थिंग्स है तो वो सब मिला के हम एक इकोसिस्टम कह सकते हैं। फाइन। और उसके बीच में जो एनिमल्स कौन किसको खाता है, पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा हो जाती है किसकी कम हो जाती है, वो सब हम समझेंगे फूड चेन में। बट हमारे ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो वो क्या क्या हो जाएगा वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें देखोगे ओजोन डिप्लीशन। ओजोन ये शायद आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारे अर्थ में सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ऊपर के लेयर्स में देयर इज़ दिस पर्टिकुलर लेयर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें होता है अपना ओजोन, एंड ये अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। तो ओजोन का डिप्लीशन मतलब डैमेज, उसका कम करवाना, मतलब डैमेज करवाना या फिर उसको कम कराना। तो हमारे कुछ एक्टिविटीज़ है, हम ऐसा कुछ पोल्यूशन करते हैं जिसकी वजह से ओजोन का डैमेज हो रहा है। अगर ओजोन डैमेज हो रहा है मतलब क्या, सन में से जो हार्मफुल रेज आ रही है वो फिर वहीं पे ब्लॉक नहीं हो जाएंगी, वो हमारे तक आएंगी, मतलब ये अपने को इफ़ेक्ट करेगा। तो ये हम जो कर रहे हैं, हम ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं जिसकी वजह से हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है ये हम देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि भाई मैनेजिंग ऑफ गार्बेज। तो हम जो कचरा प्रोड्यूस करते हैं तो वो हम डायरेक्टली क्यों नदी पहाड़ में ऐसे ही नहीं फेंक सकते, और अगर हम ऐसे फेंक रहे हैं तो उसके वजह से ये नेचुरल इकोसिस्टम कैसे इफ़ेक्ट होता है वो हम पढ़ेंगे इन मैनेजिंग गार्बेज। फाइन। एंड लास्ट चैप्टर इन बायोलॉजी फॉर योर 10th स्टैंडर्ड इज़ योर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर में आपने 9th स्टैंडर्ड में एक ऐसा सिमिलर चैप्टर देखा है, सबसे लास्ट वाला, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम सॉइल, एयर, वाटर, इन सब को इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करना है, पोल्यूशन कैसे कम करना है, ताकि ये जो अपने पास रिसोर्सेस हैं वो हम अच्छी तरह से काफ़ी इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं ये हम समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई वाई डू वी हैव टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेस। अगर हम ये रिसोर्सेस का ढंग से यूज़ नहीं कर रहे, ढंग से मैनेज नहीं कर रहे, तो फिर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ये हम देखेंगे। इसके अलावा सम अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, इन नेचुरल रिसोर्सेज से हमें क्या क्या मिलता है एंड हम अभी इनको कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं एंड हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि इनका नुकसान कम हो, ये हम देखेंगे। सिमिलरली हम वाटर जैसे यूज़ कर रहे हैं उसको हम बेटर मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसका स्टोरेज कैसे हो सकता है वो भी पढ़ेंगे। एंड लास्टली फॉसिल फ्यूल्स जो हम कहते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम तो मतलब फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हम कैसे करते हैं, हमें ये
ऑप्टिमली कैसे यूज़ करना चाहिए और उसको यूज़ करने की वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उसको हम रिड्यूस कैसे करना चाहिए, ये हम देखेंगे इस लास्ट टॉपिक में, ठीक है। फाइन, तो मैंने अभी तक आपको बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स का एक लिस्ट दे दिया है और मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इस पर्टिकुलर हर एक चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो इससे आपको अभी करना क्या चाहिए, आपको अभी के लिए जो करना है दैट इज़ लुक इनटू दीज चैप्टर्स। आपके पास ऑलरेडी एनसीईआरटी की जो बुक होगी उसको निकाल लो एंड फाइंड आउट कि भाई ये हर एक चैप्टर में जो चीज़ें दी गई हैं इस पे मैं क्या क्या पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। एंड आपको जो भी इंटरेस्ट आ रहा है जस्ट एक बार उसको पढ़ो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी के में जो जितना दिया गया है उससे हम क्या क्या सीखने मिल रहा है। फाइन, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। बट जैसे मैंने कहा था हम लाइफ प्रोसेस को 4 अलग चैप्टर्स में बांट देंगे। फर्स्ट हो जाएगा अपना न्यूट्रिशन, तो हम अगले क्लास से हम न्यूट्रिशन चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। ओके फाइन, अगर आपको कोई डाउट्स हो अभी जो डिस्कस किया है कि भाई हम इस हर एक चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, अगर आपने पढ़ा और फिर उसमें कोई डाउट्स आ रहे हैं तो यू कैन कॉल मी। सेकेंडली अगर आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी मैं अगर आप मैसेज कर रहे हो तो मैं रिप्लाई उस पर कर दूँगा। ओके फाइन।